हिंदी में फेल होना पाप है। देखो, लोग गलत प्रिपरेशन से हिंदी में फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। हिंदी में फेल होना पाप है, लेकिन लोग गलत प्रिपरेशन से हिंदी में फेल हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी की तैयारी आपको कैसे करना है। तो वेलकम टू चंदेरी कोचिंग क्लासेस। आपका चंदेरी कोचिंग क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सादिक सर आपको आज हिंदी के पेपर के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको तैयारी करना है, जिसमें कि देखो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक जैसे गद्यांश की तैयारी कैसे करना है, प्रश्नोत्तर, व्याकरण। देखो, कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर में व्याकरण मोस्ट होती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण आती है, ठीक। लेखन और शब्दार्थ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आती है। सबसे पहले अपन हिंदी के पेपर का पैटर्न का चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी के पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन समझेंगे कि हिंदी के पेपर की तैयारी कैसे करना है, ठीक है ना। पहले पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। देखो, पेपर का पैटर्न जो है हमारा वो रहेगा, पेपर आपको पता है ही, पेपर आपको पता ही है कि पेपर कितने नंबर का आना है, 75 मार्क्स का आना है, ठीक है ना। 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और सबसे पहले अपन जानेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से 30 तक, 1 से 5 तक 30 प्रश्न, 30 जो प्रश्न होंगे ना वो MCQ होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और उसमें वस्तुनिष्ठ के अंदर खालिस्तान भी होंगी, सत्य सत्य भी होंगी, मैचिंग जोड़ी भी होंगी, ठीक है ना। ये सब 30 नंबर के MCQ के अंदर का आपको आएंगे। और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 17 तक 12 प्रश्न हैं, ठीक है ना। 6 से लेकर 17 तक 12 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक रहेंगे और तकरीबन इनमें आपको 30 शब्द तो लिखना पड़ेंगे। और फिर प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक 3 अंक के प्रश्न आने वाले हैं आपके पेपर में। फिर प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक, ठीक है ना, 4 अंक के प्रश्न आने वाले, लगभग 120 शब्द आपको लिखना है। तो सबसे पहले हिंदी में महत्वपूर्ण बात क्या है कि सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा है हिंदी की कॉपियों में, जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ाते वगैरह हैं, तो हमने हिंदी की कॉपियों में जो एक मिस्टेक देखी है, वो मिस्टेक ये होती है कि अक्सर बच्चे गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व नहीं कर पाते हैं सही से। उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पॉइंट सबसे पहले वो है। देखो, और मैं इसमें एक तीसरा प्रश्न और भी होता है, अपठित गद्यांश। उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, उनको सॉल्व कैसे करना है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट कि आप हमारी चंदेरी कोचिंग क्लासेस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि इस पर एक से एक वीडियो आपको मिलती रहती हैं, ठीक है ना। जानकारी भी आपको अब इस पर मिलती रहेगी, हर पेपर के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गद्यांश पद्यांश जो हमारे आते हैं। उसमें लिखा होता है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अब बच्चे सोचते हैं सर मुझे इसमें करना क्या है। तो देखो, इसमें जो पहला है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना, तो वो कैसे करना है। तो देखो, संदर्भ जो है हमारा, हम संदर्भ की बात कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, संदर्भ की बात कर रहे हैं। नंबर 1 में किसकी बात कर रहे हैं हम, संदर्भ की। इसके अंदर अपन को करना क्या है, इसके अंतर्गत हमें यहाँ पे हमें पाठ का नाम और किस किताब से है, वो जो पैसेज लिखा आता है हमें पढ़ के पता करना होता है कि किस पार्ट से है। तो हमें बताना होता है कि ये जो है, ये जो पद्यांश है वो इस पार्ट से है, इस किताब से है, और उसके लेखक कौन है वो संदर्भ में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, संदर्भ में। समझ रहे हैं। जैसे अगर पद्यांश आया तो कहते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। आपकी जिस भी किताब से आता है उस किताब का नाम पाठ्य पुस्तक और उस किताब का नाम लिखना है, जिस भी किताब से आता है, क्योंकि किताब अलग अलग है आपकी, ठीक है ना। तो जिस भी किताब से आता है, हिंदी की 2 या 3 किताबें हैं उसमें से आपका आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इससे लिया गया है, इसके लेखक या रचयिता ये हैं, ये आपको संदर्भ में लिखना है, ठीक है ना। दूसरा हमारा होता है क्या, प्रसंग, ठीक। प्रसंग के अंतर्गत आपको क्या करना है, प्रसंग में आपको वो जो पैसेज में जो बात हो रही है उसके बारे में 1.5 से 2 लाइन या 2.5 लाइन आपको इसमें लिखना है कि उस पैसेज में किस बारे में बताया गया है। अब तीसरा आता है हमारा व्याख्या, ठीक है ना। व्याख्या में हमें क्या करना है,
व्याख्या में हमें उस पैसेज के बारे में सही से पढ़ करके उस पैसेज के बारे में लिखना है कि अगर हमें पैसेज क्या बताना चाह रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, जिसको हम भावार्थ भी कहते हैं। ठीक, तो पूरा यहाँ पे लिख देना है। और आपके ये ऐसे आपको गद्यांश भी ऐसे ही सॉल्व करना है, पद्यांश भी। लेकिन सर एक अपठित गद्यांश आता है, उसमें सर क्या होता है कि दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें मिलते ही नहीं है। ठीक है ना सर, कैसे लिखते हैं हम, उसमें हमें मिलते ही नहीं है, हम ढूंढते हैं उसमें लिखा है। वो क्वेश्चन कौन सा है, देखो अपठित गद्यांश में एक क्वेश्चन आता है कि गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब शीर्षक मतलब क्या होता है बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो देखो जिस तरीके से हम इंग्लिश में नोट मेकिंग करते हैं तो उसमें टाइटल लिखते हैं, ठीक है ना, टाइटल, इसी तरह हमें उसमें, ये तो हमारा अलग हो गया, ठीक है ना। तो उसमें जो शीर्षक पूछता है ना, वो ये पूछता है कि ये पैसेज किसके बारे पे आया है। तो उस पैसेज, वो जैसे कोई भी, जैसे मान लो शिक्षा के बारे में बात हो रही या फिर ईमानदारी के बारे में बात हो रही, अगर मान लो उस पैसेज के अंदर ईमानदारी के बारे में बात हो रही तो उसका जो शीर्षक है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, ईमानदारी, ठीक है ना। या फिर वुमेन एजुकेशन, यानी कि महिलाओं के बारे में बात हो रही, महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात हो रही, ठीक है ना, या फिर और कुछ के बारे में भी बात हो रही, किसी विशेष जगह की बात हो रही, तो उसको वो अपना शीर्षक हो जाता है। क्या हो जाता है, शीर्षक। ये क्वेश्चन का आंसर उसमें नहीं होता है, ठीक है ना, हमें बताना होता है कि ये पैसेज रहता तो उसमें ही, लेकिन हमें बताना होता है। लोग बच्चे क्या करते हैं, शीर्षक का ऊपर ढूंढते हैं, तो शीर्षक थोड़ी मिलेगा ऊपर भाई, वहाँ आपको पता होना चाहिए शीर्षक मतलब टाइटल, कि ये पैसेज किस बारे में आया है, उसको शीर्षक में बताना है अपन को, ठीक है ना, छोटा सा। अब एक क्वेश्चन और आता है, फिर वो आता है बीच में सारांश, एक तो उसमें ही मिल जाता है। अब जब सारांश आता है तो बच्चे पूछते हैं सर ये सारांश क्या होता है, मुझे कहाँ से लिखना है। सारांश मतलब भी व्याख्या करना है, उसी में से आपको उसके बारे में अच्छे से बताना होता है थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको उसमें से बताना होता है। आप उसमें से ही लिख दो आंसर थोड़ा सा बना करके कि इस मैसेज में इसमें बताया गया है, इसमें ये मैसेज दिया गया है, तो सारांश हो गया, ठीक है ना। बाकी एक दो क्वेश्चन उसके उसी में मिल जाते हैं। तो ये तो थी अपनी उसके बारे में। अब अपन चल रहे कहाँ, एमसीक्यू की अपन ने बात कर ही ली थी, जिसमें सत्य सत्य आएंगे, एक वाक्य में उत्तर आएंगे, खालिस्तान आएंगे, ये सब आएंगे ही आएंगे। अब बात कहाँ है, मेन पॉइंट होता है ग्रामर। ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है अपन को, ग्रामर में रस, छंद, अलंकार, और इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे ऐसे, जैसे संवाद लेखन होता है, ठीक है ना, संवाद लेखन के बारे में भी पढ़ना पड़ता है अपन को बहुत सारा। और जैसे नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र, ठीक, ये जो क्वेश्चन आंसर है। और हिंदी साहित्य का जो काल है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उस हिंदी पद साहित्य का इतिहास, उसके पूरे क्वेश्चन आंसर, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक, और भक्ति काल, ये सब वगैरह के आंसर अपन को अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है ना। ग्रामेटिकल पोर्शन जो होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना है, ठीक है ना। देखो जो मेन पॉइंट था हिंदी में वो यही था कि ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे ढंग से नहीं कर पाते हैं, इनको अच्छे से सॉल्व करना। उसके लिए आपको पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम अच्छे से याद करना होगा, ताकि आपको पता रहे ये किस पाठ से है और ये किस किताब का है, पहली किताब का है या दूसरी किताब का है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लेना। और इसी तरीके से आप, अब इसके बाद है कि सर और कुछ ऐसा है एप्लीकेशन, आपको हर एप्लीकेशन, देखो क्वेश्चन में बना करके हिंदी में एप्लीकेशन को याद नहीं किया जाता, उसको बनाना होता है। बनाने का तरीका या क्या होता है कि जिससे बारे में पूछी जा रही है उसी को, जैसे प्रिंसिपल से कुछ कहने के लिए कही जा रही है तो फिर वही सेवा में लगा करके तैयारी करना है उसकी एप्लीकेशन के बारे में। वो किसको कहने के लिए कह रहे हैं वो सब हिंदी के अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व की जाती है एप्लीकेशन, ठीक। और निबंध भी अपन को अच्छे से टॉपिक तैयार कर लेना है, ठीक है ना, उन निबंधों को अच्छे तैयार करना है। निबंध के, जिसमें निबंध में पहला पॉइंट आपको प्रस्तावना, आखिरी पॉइंट उपसंहार, बाकी 3 पॉइंट अपने अकॉर्डिंग बना करके लिख सकते हैं आप अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और पेपर के अंदर 2-2 नंबर वाले आंसर हर पार्ट में, यानी जो पाठों के आंसर होते हैं उसमें शब्द सीमा याद रखना है कि अपन को ज़्यादा बड़े बड़े आंसर याद नहीं करना है, लॉन्ग आंसर याद नहीं करना है। हिंदी में जो पार्ट के क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें 10-10, 15-15 लाइन वाले आंसर याद नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4, ठीक है ना, 4 लाइन से ज़्यादा कोई भी आंसर याद करना ही नहीं है बड़ा वाला, समझिए ना। आराम से छोटे छोटे आंसर करो, उसको शॉर्ट करके करो, क्वेश्चन ने क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालो
और उसको तैयार करो, ठीक है ना। केवल उतना ही लिखो, 3 से 4 लाइन, 5 लाइन, 2 नंबर वाले जो होते हैं ना, ठीक है, उनको अच्छे से तैयार करना है। उनको ज़्यादा घुमाने जिनेंगे कि गाइड में इतना बड़ा दिया है तो गाइडों से तो पढ़ाई की नहीं जाती है। अपने नोट्स बनाओ, पर्सनल नोट्स तैयार करो, क्वेश्चन देखो और किताब के अकॉर्डिंग नोट्स अपने तैयार करके उसमें से कर सकते हो आप तैयार, ठीक है ना। और एमसीक्यू और 2 नंबर वाले को क्या करना है, अपन को जो पार्ट के क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको 6 से 10, 15 लाइनें याद नहीं करना है, हमें 3 से 4 लाइनें ही याद करना है। जब आप लिखोगे तो वो 8 से 10 लाइनें हो जाएंगी लिखने में, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हिंदी के पेपर की कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हिंदी में अपन को टॉपर कैसे बनना है। और अगर आपको हिंदी से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन लगता है लेकिन आपको ग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर पे फोकस रखना है, ठीक है ना। जितना भी हिंदी साहित्य का इतिहास है उस सबको पूरा अपन को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। पूरे कवियों के नाम, कवियों की कौन सी रचनाएँ हैं, ये सब कौन सा काल कब तक है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे तरीके से तैयार करना है अपन को। संवाद लेखन भी, जैसे 2 लोगों के बीच, संवाद लेखन मतलब 2 लोगों के बीच की बात जो आती है उसको अपन को तैयार करना है, ठीक। सार संक्षेपण भी आ सकता है, उसको भी अपन को तैयार करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ करके उसको तैयार करना है, ठीक। और बाकी मैंने आंसरों के बारे में बता ही दिया है, ठीक। बार बार यही कहूँगा कि जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर है उनमें 3 से 4 लाइनें याद करें, ज़्यादा याद ना करें, ठीक है ना। बड़े बड़े आंसर याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 से 4 नंबर में ज़्यादातर आपको अपठित गद्यांश मिलेंगे। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है, वो है कवि परिचय, ठीक है ना। कवि परिचय और लेखक परिचय, इनको जरूर याद करना है, ठीक। लेखक परिचय, और अगर आप कवि परिचय और लेखक परिचय मोस्ट जानना चाहते हैं तो आप हमारी इसी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में आपको जवाब में दे देंगे, ठीक है ना। कवि परिचय में भी हमें क्या करना है, हमारे जो पाठ के लेखक हैं, पहली बुक और दूसरी बुक के पाठ के लेखक हैं, उनका नाम याद कर लो और उनकी 3 रचनाएं याद कर लो। पेपर में 2 आती हैं लेकिन आप 3 रचनाएं याद कर लो, ठीक है ना। उनकी भाषा शैली कैसी रही वो सब आपको आपकी बुक में जो होगा उसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इन कवि परिचय और लेखक परिचय को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और आप इंपॉर्टेंट कवि परिचय, लेखक परिचय जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके हमसे ले सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।